हेलो जी। कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री का एक टॉपिक। ये इसमें मैं आपके चार पाँच पांच टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जब आप इसे देखोगे समझ जाओगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वाकई ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक में मैं आपको इससे जुड़े फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर करवाऊंगा। तो अलग अलग जो अंग्रेजों ने क्षेत्र जीते थे और उनकी पॉलिसी थी, उनसे रिलेटेड ये ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इनको कवर किया है टॉपिक को। अभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए कंप्लीट करते हैं। जो रिंग फेंस पॉलिसी थी, एक तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि रिंग फेंस पॉलिसी वो किसके समय में शुरू हुई थी, वो किसने शुरू की थी। तो जो ये रिंग फेंस पॉलिसी थी, ये वारन हेस्टिंग्स के समय में शुरू हुई थी। और ये भी पूछ लेते हैं कि रिंग फेंस पॉलिसी को किसने चलाया था? वारन हेस्टिंग्स ने। इसमें क्या था, अंग्रेज और जो भारतीय राज्य थे उनके बीच में सीमा तय करना था। यानी कि अंग्रेज जब यहाँ पर आई, ये 1872-73 में ये पॉलिसी आई थी। इसमें क्या था कि जब यहाँ पर अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि भारतीय उनके राज्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बफर जोन बना ली। जैसे अंग्रेजों और भारत के राज्यों के बीच में ये सीमा तय होगी। और जो ये बफर जोन बनाई जाती थी, इसको कहते थे रिंग फेंस पॉलिसी, जो कि वारन हेस्टिंग्स के समय में आई थी। ठीक है जी, अभी चलते हैं इससे अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में क्या है कि फिर क्या हुआ था कि नेपोलियन ने भारत की तरफ रुख करना शुरू कर दिया था। मैंने आपको बताया था इसी इसी प्रकरण में कि उसके साथ संबंध बनाए थे किसने? जो कि मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। इससे अंग्रेज घबरा गए थे और उन्होंने सोचा कि नेपोलियन इधर आ ना पाए, उससे कोई संबंध ना बना पाए भारतीय राज्य, और भारत पे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का कब्जा रहे। इसलिए लॉर्ड वेल्जली क्या था, वो 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। और उसने वो एक सहायक संधि लेकर आया। यानी कि वो चाहता था भारतीय राज्य जो है वो सिर्फ ब्रिटिश के कब्जे में रहें, या उन्हीं की रहमो क्रम पर चलें, या उन्हीं के निर्देशों का पालन करें। तो इसलिए लॉर्ड वेल्जली जो 1798 में आया था, वो एक संधि लेके आया जिसे सहायक संधि कहा जाता है। आप इसकी शर्तों से समझ जाओगे कि ब्रिटेन को या ब्रिटिश साम्राज्य को इसने कितना मजबूत बना दिया। एक तो लॉर्ड वेल्जली ने ब्रिटिश के साम्राज्य को इतना फैला दिया, उसका काल ही इंपॉर्टेंट है। तो उसका समय था 1798 से 1805। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चार ऑप्शन दे दें जिसमें सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया, या फिर गोपालाचार्य दे देंगे। ऐसे चार ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, ये कह देंगे कि खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था। आप गैस नहीं कर पाओगे कि सोचे कि ये कोई भारतीय होगा, लेकिन बंगाल का शेर जो खुद को कहता था वो लॉर्ड वेल्जली ही कहता था। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने ध्यान रखना है। बंगाल का शेर कहता था खुद को लॉर्ड वेल्जली। तो ये सहायक संधि लेकर आया। सहायक संधि के जो मुख्य प्रावधान थे जिसने भारतीय राज्यों को पूरी तरह से अंग्रेजों के रहमो क्रम पर डाल दिया, एक तो ये था विदेशी संबंध कंपनी के अधीन हो गए। यानी अब कोई भी जो भारतीय राज्य कोई भी विदेशी संबंध बनाएगा, पहले उसे कंपनी से पूछना होगा। देख रहे हो आप। दूसरा, एक संधि स्वीकार करने वाले राज्य में अंग्रेजी सेना रखी जाएगी। इस सेना का खर्च भारतीय राज्य उठाएगा और कमान अंग्रेजी सेना संभालेंगे। मतलब जो भी भारतीय राज्य सहायक संधि को स्वीकार करेगा, उसकी जो सेना की समान कमान संभालेंगे अंग्रेजी राज्य। और वो एक सेना 6000 की सेना कहाँ पर रखेंगे? भारतीय राज्यों के खर्चे पर रखेंगे, और वो फायदा देगी अंग्रेजों को। साथ में दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना होगा। यानी जो भी संधि को स्वीकार करेगा, उसका जो दरबार होता था राजा का, उसमें एक अंग्रेजी रेजिडेंट को रखना होगा, जो कि हर समय उसकी सूचना अंग्रेजों को देता रहेगा। यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। यानी किसी भी यूरोपियन को, अंग्रेजों से छोड़कर, अंग्रेज नहीं चाहते थे भारतीय राजा किसी से लिंक रखे, तो किसी भी यूरोपियन को अपनी सेना में नहीं रखेंगे। ये सहायक संधि का प्रावधान था। और कंपनी राज्य की रक्षा करेगी। बदले में कंपनी ने एक ही बात की कि वो कंपनी राज्य की रक्षा करेगी और राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन हकीकत में इससे बिल्कुल उल्टा था। कंपनी ने भारतीय राज्यों को अपने रहमो क्रम पर रखकर उनको बाद में जीता भी। यानी कि बिल्ली जो थी वो दूध की रखवाली हो गई थी, समझ रहे हो। और इसी झांसे में आकर उन्होंने ये कहा लॉर्ड वेल्जली ने, या तो आप इस संधि को स्वीकार कर लो, या फिर आप अंग्रेजों से युद्ध स्वीकार कर लो। और मोस्टली जो राज्य थे जिन्होंने इस संधि को स्वीकार कर लिया, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इससे बहुत, इस स्लाइड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसी संधि ने अंग्रेजों को बहुत मजबूत बना दिया था। बड़े बड़े राज्य साम्राज्य उनके अंडर आ गए थे।
सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार की। एक तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने, हैदराबाद ने स्वीकार की 1898 में। 1898 में ये संधि हुई, और ये आते ही, जैसे ही आई उसी समय हैदराबाद ने इसको सबसे पहले स्वीकार किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैसूर ने भी किया। मैसूर, आपको पता, टीपू सुल्तान के हारने के बाद अंग्रेजों की कठपुतली वहां पर बैठा दी गई थी, तो उसने भी, मैसूर ने भी इसको स्वीकार कर लिया। तंजौर ने किया, अवध ने स्वीकार की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। मराठा शक्ति में सबसे पहले जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, उसने 1801 में स्वीकार की थी। मराठों के 5 जगह पे इनके जो राजा बैठते थे, जो नागपुर में बैठते थे, अच्छा, पेशवा पूना में बैठता था, नागपुर में भोंसले बैठते थे, सिंधिया ग्वालियर में बैठते थे, इंदौर में होलकर बैठते थे, बड़ौदा में गायकवाड़ बैठते थे। तो ये पूछ लेते हैं कि इन चार ऑप्शन देखें, मराठों में सबसे पहले किसने ये संधि स्वीकार की। तो पहला जो स्वीकार की वो पेशवा ने ही की थी, और ये पेशवा का नाम था बाजीराव द्वितीय। अगर मराठों में आ जाए तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सबसे पहले 1801 में इसे स्वीकार किया। और नागपुर के भोंसले ने किया फिर इसे, फिर सिंधिया ने किया, फिर जोधपुर ने, जयपुर ने, मच्छेड़ी ने, बूंदी ने इसे स्वीकार किया। यानी कि राजस्थान के राजाओं ने भी जो अंग्रेजों की गुलामी थी वो स्वीकार कर ली, और उनके अंडर में आ गए सहायक संधि स्वीकार करके। ठीक है। इसके बहुत फायदे हुए। फायदे क्या हुए कि ब्रिटिश को फ्री में भारतीय राजाओं का साथ मिला। क्या फायदे हुए? एक तो उनको फ्री में, जो उनके साथ थे वो तो उनसे वैसे ही दब के रहने थे, इसके संधि के प्रावधान ही ऐसे थे। उसमें एक अंग्रेजी सेना भारतीयों के खर्चे पर पली, मुफ्त में उनकी एक सेना पल रही थी, वो भी 6000 की टुकड़ी की, जो कि खर्चा दे रहे थे उसका भारतीय राज्य, और सेना थी वो अंग्रेजों की। नेपोलियन का खतरा टल गया, यानी अब कोई अगर नेपोलियन आता भी है तो उसका विरोध अंग्रेजों के साथ साथ भारतीय राज्य भी करेंगे, उसका खतरा टल गया। और भारतीय राजा अंग्रेजों के रहमो क्रम पर, यानी जो इंडियन किंग थे वो अब क्या हो गया, वो अंग्रेजों के रहमो क्रम पर पलने लगे। ठीक है जी। अब चलते हैं इससे आगे। इससे तो आपको पता है, ये तो सबने सुना ही होगा, इस पे तो बहुत मूवी भी बनी है। ये विलय का सिद्धांत जो आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको ट्रीटी ऑफ लैप्स भी कहते हैं, यानी लैप्स का सिद्धांत, विलय का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत। तीनों का मतलब एक ही है। व्यपगत का मतलब भी मिलाना, लैप्स का मतलब भी मिलाना, और विलय का मतलब भी मिलाना। और जो ये संधि लेकर आया था, ये सिद्धांत लेकर आया था, वो लेके आया था लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी इसको 1848 में लेके आया था, ये भी याद रखना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड है। इसने इतने भारतीय राज्यों को मिलाया, तो इसका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह कहाँ का निवासी था? देखिए, जो यूनाइटेड किंगडम है ना, ब्रिटेन, उसमें 4 राज्य हैं। एक उत्तरी आयरलैंड है, एक स्कॉटलैंड है, एक जो ब्रिटेन है जो कि लंदन वाला है, और एक वेल्स है। जो ये स्कॉटलैंड है ना, ये यहाँ का निवासी था लॉर्ड डलहौजी। और ये क्या है कि ये जो स्कॉटलैंड है, उस समय पे ब्रिटेन का हिस्सा था। अब ये खुद ब्रिटेन से आज़ादी की मांग कर रहा है। इससे करंट का भी एक मुद्दा बता देता हूँ। इसमें भी इलेक्शन हुए थे, मतलब ये हुआ था कि हमें ब्रिटेन से अलग होना, यूनाइटेड किंगडम से। तो 47% वोट गई कि हम स्कॉटलैंड अलग नहीं होंगे, अलग होंगे। और 53% रेफरेंडम में ये आया कि हम अलग नहीं होंगे। यानी जो ज़्यादा होता है उसी की मांग, मेजोरिटी को ही काउंट किया जाता है। और ये बच गया स्कॉटलैंड इंग्लैंड से अलग होते होते। अभी 2021 में रेफरेंडम हुआ था, यानी ज़्यादा पक्ष ब्रिटेन के रहने के समर्थन में आया। अभी भी ये ब्रिटेन का हिस्सा है, और यहीं का निवासी था। जो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। देखो, इससे जुड़ा हुआ मैंने करंट का मुद्दा भी आपका क्लियर कर दिया। तो ठीक है। इसमें क्या था, लॉर्ड डलहौजी ने ये कहा था कि कोई भी राज्य है, उसका राजा या उसकी रानी जिसके बेटा नहीं हुआ है, वो कोई बेटा गोद नहीं ले सकता। यानी पुत्र न होने पर गोद लेने की मनाही थी, और इस बहाने उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। और इसी को बोलते थे विलय का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला राज्य इसके अंतर्गत 17 को मिलाया गया 1848 में। डायरेक्ट पूछ लेंगे कि किसको मिलाया गया, जो ट्रीटी ऑफ लैप्स थी सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में, तो वो था 17 1848 में। फिर जैतपुर को मिलाया गया, संबलपुर को। ये सीक्वेंस में भी पूछ लेते हैं, 17 के बाद 4 ऑप्शन दे देंगे, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, बघाट। तो आपने ये सीक्वेंस भी याद रखना है। जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, और ये झांसी, इस पे तो आपको के झांसी के तो चर्चे आपने वीरता के
रानी लक्ष्मीबाई के सुने ही होंगे। ये झांसी की आपने टाइम पीरियड जरूर याद रखना, 1853 में झांसी को मिलाया गया था और नागपुर को 1856 में मिलाया गया था। फिर बता देता हूँ, सबसे पहले सतारा को 1848 में, जैतपुर संबलपुर 1849 में, 1849 में, बगाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। इसी के साथ भी मैं बता देता हूं, अवध को भी लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, अवध को ट्रीटी ऑफ लैप्स के थ्रू नहीं मिलाया गया था, उस पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में उसको हड़पा गया था, यानी कि उस पर कब्जा मारा गया था। सॉरी, मेरी थोड़ी आज तबीयत खराब है, हल्का जुकाम है, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस आए तो उसके लिए सॉरी। तो अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में हड़पा गया। ये डायरेक्ट भी पूछ लेंगे, कुशासन का आरोप लगाकर किस राज्य को हड़पा गया था, तो वो अवध को हड़पा गया था और लॉर्ड डलहौजी के समय पे ही हड़पा गया था, ये याद रखना, ठीक है। और अवध का जो अंतिम सुल्तान था, इसका नाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये वाजिद अली शाह था। इसके बाद अवध नाम की कोई रियासत भारत में नहीं रही, वो खत्म हो गई। और बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछ लेते हैं कि किस राज्य की बेगमों से छेड़छाड़ या बदतमीजी, यानी उनके साथ फिजिकल टॉर्चर किया गया था, ये कह सकते हो आप। ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, किस राज्य की बेगमों के साथ अंग्रेजों ने किया था, अवध और लखनऊ की बेगमों के साथ इन्होंने फिजिकल टॉर्चर किया था, और उनकी दासियों के साथ भी। अब आ जाते हैं, ये स्लाइड पूरी होगी, अब अगली स्लाइड पर नेपाल पर भारत की ओर से सबसे पहला जो हमला किया गया था, यानी नेपाल पर, नेपाल भी देखो हमारा पड़ोसी देश है, इससे भी हमारे इतिहास में जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेपाल पर भारत की ओर से सबसे पहला हमला मीर कासिम द्वारा किया गया 1762 में। ये पूछ लेंगे कि नेपाल पर किस भारतीय शासक ने पहला हमला किया, तो सबसे पहले पूरे इतिहास में किसने किया था, मीर कासिम ने किया था नेपाल पर हमला 1762 में। और फिर उसके बाद क्या हुआ है, मीर कासिम उसको जीत नहीं पाता है, और जीत ना पाने के कारण नेपाल के फिर इसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, नेपाल में एक मजबूत शासक आता है, राजा आता है, जिसका नाम था अमर सिंह थापा। ये जो नेपाल का अमर सिंह थापा होता है, ये 1794 से 1804 तक पूरे उत्तराखंड के तराई क्षेत्र को और पूरे उत्तराखंड को जीत लेता है, जिसमें दो क्षेत्र आते हैं उत्तराखंड में, एक गढ़वाल आता है, एक कुमाऊं आता है, दोनों को ये जीत लेता है। और 1794 से 1804 तक पूरा का पूरा ये उत्तराखंड और तराई रीजन भारत वाला नेपाल के अमर सिंह थापा के अंडर आ जाता है। और ये इतने ज़्यादा, जो नेपाली आर्मी थी, ये इतनी ज़्यादा जुल्मी, निर्दयता या बेदया की, या इतनी इस तरह की आर्मी थी जिस तरह से बहुत ही ज़्यादा जुल्म करते थे ये, जहाँ पे जो क्षेत्र जीत लेते थे। इसने उत्तराखंड के लोगों पर अत्याचार किए, उनकी महिलाओं से बहुत ज़्यादा बलात्कार किए और बच्चों को मारा गया। और अमर सिंह थापा और उसकी सेना ने उत्तराखंड के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से गुलाम बनाया। आप ये कह सकते हो, जो उत्तराखंड है ना, उसको अमर सिंह थापा ने कहा था कि इनका पूरा का पूरा सिस्टम इनका मतलब ख़त्म करके, और इनको जो इनका एक तरह से जो घमंड है वो बिल्कुल एक तरह से तोड़ दो, और इनको चूर करके बिल्कुल मिट्टी में मिला दो। और अमर सिंह थापा ने उसके लिए उत्तराखंड में इतने ज़्यादा रेप किए, उनकी महिलाओं को, उत्तराखंड के लोगों की महिलाओं को बहुत ज़्यादा जलील किया, और जो वहाँ के बच्चे थे उनको, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया ताकि उनके वंश आगे ना बढ़ पाए। बहुत ही बेरहमी से कत्ल किए थे उसने, 10 साल ये किया अमर सिंह थापा ने। उसके बाद क्या होता है कि फिर 1815 में अंग्रेजों का ध्यान चला जाता है नेपाल की तरफ। और 1815 में ये भी पूछ लेते हैं, जब नेपाल को जीता जाता है तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वही भारत को हैंडल कर देता था। तो वो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इस पे क्वेश्चन आता है कि वो जो भारत को हैंडल करता था वो कौन था, वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो जब नेपाल को जीता गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, और उसने क्या हुआ था, लॉर्ड ऑक्टरलोनी को ये नेतृत्व दिया कि आप नेपाल को और उत्तराखंड को जीतिए। और उसने ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में उसने पहाड़ी जातियों को शामिल कर 1816 में नेपाल को पूरी तरह से हरा दिया, नेपाल को जीत लिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, किसके नेतृत्व में जीता गया, लॉर्ड ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में। कब, 1816 में नेपाल को जीता गया। और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो भारत को हैंडल करता था, कौन था, वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। और ये बता देता हूँ, नेपाल से जीतने के बाद, यानी जब नेपाल ब्रिटिश से हार गया, एक इतनी इंपॉर्टेंट संधि है ये, नेपाल से सगोली की संधि हुई थी
अंग्रेज, ये भी पूछ लेते हैं किस किस के बीच, अंग्रेजों और नेपाली गोरखाओं के बीच हुई थी 1816 में, इसका टाइम पीरियड भी याद रखना। और इससे क्या हुआ था कि सहायक संधि, वही गुलामी की जो प्रथा अंग्रेज राजाओं पर डालते थे, सहायक संधि नेपालियों को से स्वीकार करवाई गई जबरदस्ती। और उत्तराखंड और तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और यानी तराई क्षेत्र था जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र भारतीयों के, भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में आ गया, यानी कि, और नेपाल ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। अब चलते हैं इसी के साथ में अगली स्लाइड पे। इसमें क्या होता है कि अब हम जानेंगे आंग्ल बर्मा युद्ध। आपको बताता हूँ अंग्रेजों ने जितना, उन्होंने क्या किया, जितना वो हड़प सकते थे इकोनॉमिक फायदे के लिए, उनका मेन बेस ये होता था ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र हथियाकर उसके जो आर्थिक संसाधन है, इकोनॉमिक सोर्स है, उन पर कब्जा मार के अपने देश का फायदा करो। तो उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया था बहुत ज़्यादा, और इसी के साथ उनकी नज़र फिर चली गई आंग्ल बर्मा युद्ध में। मैं आपको बता देता हूँ, यानी बर्मा पर उनकी नज़र चली गई और बर्मा को उन्होंने मतलब हथियाने की कोशिश की और उसको जीत भी लिया। 3 टर्म में 3 युद्ध हुए बर्मा के साथ, और तीनों में आपको बताता हूँ। बर्मा में क्या था, महाबुंदेला का राज था, और इस महाबुंदेला ने असम को जीत लिया, असम को 1822 में। एक तो यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो महाबुंदेला था ना, इसने असम को जीता था। ये पूछेंगे बर्मा के किस शासक ने असम को जीता था, तो वो था महाबुंदेला। देखो असम भारत का पार्ट है, भारत की टेरिटरी है, बेशक वो मतलब आपके नज़रिए में बेशक आप ये कह सकते हो कि उस समय भारत एक यूनाइट कंट्री इतना नहीं था, लेकिन आज वो भारत का क्षेत्र है जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, और असम उसमें एक मजबूत क्षेत्र है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पे क्वेश्चन बनने काफ़ी चांसेस रहते हैं, और ये गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान दे रही है, तो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बर्मा का जो महाबुंदेला क्षेत्र, बर्मा का जो महाबुंदेला, महाबुंदेला इनके राजा का नाम था, और इसने असम को जीत लिया 1822 में। और इससे अंग्रेजों को मौका मिल गया, उसने कहा कि असम हर तरीके से भारत का क्षेत्र है और अब वो महाबुंदेला को हराएंगे। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उस समय पे भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड एम हर्षट। क्या हुआ था कि जो हेस्टिंग्स था, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक रहा था। 1823 में लॉर्ड एम हर्षट आ गया था, और ये लॉर्ड एम हर्षट था जो, इसने 1824 में क्या किया कि आंग्ल बर्मा युद्ध की घोषणा कर दी, ये जानकर कि असम को जीत लिया गया है, मणिपुर को भी जीत लिया गया, और कछार क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट का कछार क्षेत्र महाबुंदेला यानी बर्मा द्वारा जीत लिया गया है। तो फिर क्या होता है कि ये आंग्ल बर्मा युद्ध हो जाता है 1824 में। इसमें अंग्रेज थोड़े भारी रहते हैं, और मतलब उनका पलड़ा भारी रहता है, और महाबुंदेला को बैकफुट पे डाल देते हैं। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे डायरेक्ट कि फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर से कौन सी संधि हुई थी, तो यानडूब की संधि हुई थी, और इस यानडूब की संधि से असम, मणिपुर और कछार को आज़ाद किया गया। देख रहे हो, मतलब यही असम, मणिपुर, कछार जो भारत का हिस्सा थे, महाबुंदेला ने जीत लिए थे, जो बर्मा का राजा था। और फिर यानडूब की संधि से डायरेक्ट पूछ लेंगे, नॉर्थ ईस्ट का रीजन किस संधि से ब्रिटिश भारत के कब्जे में आया, तो यानडूब की संधि से ये आया था। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, इस जीत के कारण है ना, मतलब उसकी एम हर्षट था, जो लॉर्ड एम हर्षट था, उसकी इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि हुई थी, उसको अर्ल ऑफ अराकान की संज्ञा दी गई। ये भी हिस्ट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि अर्ल ऑफ अराकान किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड एम हर्षट को कहा जाता है। फिर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, यानी द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ये डलहौजी के समय में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डलहौजी के समय में 1852 में, ये पूछेंगे सेकंड एंग्लो बर्मा वॉर कब हुआ था, तो वो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ, और 1852 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखिए, पहले युद्ध में ब्रिटिश भारत के क्षेत्र को आज़ाद करवाया गया, और द्वितीय एंग्लो बर्मा वॉर में पीगू, ये बर्मा का बहुत ही फर्टाइल लैंड है, और इस पीगू को, और जो लोअर बर्मा है यानी निचला बर्मा है, उसमें भी अंग्रेजों ने जीत हासिल कर ली। यहाँ पे घुसपैठ शुरू हो गई, यानी उसने आधे बर्मा को जीत लिया लॉर्ड डलहौजी ने। ये लॉर्ड डलहौजी तो था ही ऐसा, आपको पता है इसने कितने राज्य मिलाए थे। इसके साथ ही अब चलते हैं आज की अगली स्लाइड पे। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन के समय पे होता है, और इसमें जो बर्मा का राजा होता है 1885 में, वो थीबो होता है। यानी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन के समय होता है। कब होता है? 1885 में होता है। 1885 तो आपको वैसे भी याद है, लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का
वायसराय बन गया था। उस समय गवर्नर जनरल की जो उपाधि थी वो ख़त्म कर दी थी और भारत के वायसराय बनाने जाने लगे थे। और प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिंग था भारत का, ये भी याद रखना। तो जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन, और लॉर्ड डफरिन जो था उसी के समय में 1885 का साल तो आपको वैसे भी याद रखना पड़ेगा, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और जो ये 1885 में ही तृतीयांगल बर्मा युद्ध होता है, और इसमें लॉर्ड डफरिन उस समय वॉइसराय होता है, और थीबो जो बर्मा का किंग था उसको हराकर बर्मा पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, पूरा का पूरा बर्मा यानी संपूर्ण बर्मा को अंग्रेजों के द्वारा कब और किसके समय जीता गया? तो लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में जीता गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला भी, थीबो और उसके परिवार को कर्नाटक रत्नागिरी भेज दिया गया, यानी थीबो को हराकर बर्मा को कैप्चर करके उसके परिवार समेत उसको कर्नाटक के रत्नागिरी शहर में भेज दिया गया पेंशन देकर। और बर्मा की राजधानी रंगून को बनाया गया। इससे पहले बर्मा का प्रमुख शहर यांडूर था, लेकिन इसके बाद उसकी राजधानी रंगून को बनाया गया। ये भी पूछ लेते हैं कब बनाया गया, तो 1885 1885 में बनाया गया। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये पूछ लेंगे 1935 के एक्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, इसी से कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादा पार्ट लिया गया है। और मुख्यतः ये हिंट दे दिए थे कि भारत अब आज़ाद होने वाला है। इसी एक्ट से बर्मा को भारत से अलग कर आज़ाद कर दिया गया। यानी कि 1935 के एक्ट से कौन सा देश ब्रिटिश भारत से आज़ाद हुआ? तो वो था बर्मा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ मैं बता देता हूँ, गांधी ने बर्मा के बारे में कहा था, यह स्टेटमेंट आ जाती है कि भारत का कभी भी यह देश हिस्सा नहीं रहा। यानी बर्मा भारत का कभी भी हिस्सा नहीं रहा। या किस राजनेता ने, राष्ट्रीय नेता ने कहा था? वो कहा था महात्मा गांधी ने। और इसी करके जोर देकर कांग्रेस ने बर्मा को भारत से अलग करवा दिया। अब आप इसको किस वे में लेते हो वो आपकी प्रॉब्लम है। मैंने बस ये इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करने थे। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, अगली जो हमारी स्लाइड है उसमें ब्रिटिश लोग थे वो कैसे अफगानिस्तान को और कैसे फिर वो तिब्बत को जीते, इन दोनों के और इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट। 1904 में क्या होता है कि लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय होता है उस समय पे 1904 में। ये पीरियड तो आपको वैसे ही टाइम होगा, क्योंकि इस टाइम याद होगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बंग आंदोलन ये सब चला था। तो 1904 में क्या होता है कि तिब्बत को जीत लिया जाता है लॉर्ड कर्जन के समय में। कि तो यही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि तिब्बत, देखो तिब्बत को भी जीत लिया था, मतलब कहाँ कहाँ तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य फैल गया था। आसपास इन्होंने हर जगह हाथ मारे जहाँ पे मार सकते थे। लॉर्ड कर्जन के समय पे जीता गया, तिब्बत को जीता गया। और ये इंपॉर्टेंट मिशन है, यंग हस्बैंड मिशन था जिसके जरिए इसको जीता गया। ये पूछ लेंगे तिब्बत को किस मिशन से जीता गया? यंग हस्बैंड से। या यंग हस्बैंड मिशन से किसको जीता गया? तो तिब्बत से जीता गया। और साथ में किसके समय पे जीता गया? लॉर्ड कर्जन के समय पे। और कब? 1904 में। इसके साथ ही फिर हम अब इससे जुड़ा हुआ यही ज़्यादा आता है, और इसको बड़े आसानी से जीत लिया था, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मतलब थोड़ा सा ही था ये, इसका जो वॉर टाइम था, एक हल्का सा युद्ध हुआ था लासा में तिब्बत की राजधानी में, और उसी में बुरी तरह हराकर कैप्चर कर लिया था। इसमें अगला क्या होता है कि अब हम करेंगे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। अफगान थे ना जो, इन्होंने अंग्रेजों की, ये मान लो कि बिल्कुल मिट्टी पलीत करके फिर इनको अंग्रेजों को हराया था। अफगानों ने पूरी टक्कर दी थी अंग्रेजों ने को। हम इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जान लेते हैं जो भी कॉन्सेप्ट फैक्ट है। 1939 से 1942 तक प्रथम आंग्ल अफगान, एक तो यही टाइम पीरियड बहुत बार आया हुआ है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 1842, 1839 से 1842। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? अब 1833 के एक्ट से जो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो जो बना था पूरे भारत का गवर्नर जनरल, वही अब कौन था उस समय पे? सबसे पहला गवर्नर जनरल पूरे भारत का था, वो कौन था? एक तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कौन था। और साथ में अभी ये बता देता हूँ, जब फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध हुआ तो उस समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल? वो था जनरल ओकलैंड। ओकलैंड भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है। इसके साथ ही अब द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध पे आ जाते हैं। ये 1878 में हुआ था। और
इसमें लॉर्ड लिटन के समय पे हुआ था। ये बहुत बार पूछा गया स्टेट एग्जाम में, मतलब एसएससी सीजीएल में कि, और यूपीएससी में, एचएसएससी में, आरएएस में, हर बार हर जगह पूछा गया है कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में और कब हुआ। 1878 में हुआ था और लॉर्ड लिटन था उस समय भारत का वॉइसराय। और इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में थोड़ी सी लीड मिल गई थी, किसको मिल गई थी, यानी कि अंग्रेजों को। इस युद्ध में जीत से जो डिजरायली था ना वो बहुत खुश हुआ था। क्यों हुआ था ये भी पूछ लेंगे कि सेकंड एंग्लो अफगान युद्ध में कौन बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, तो वो डिजरायली हुआ था। और उस समय कौन था वो इसराइल, वो लॉर्ड लिटन था। और खुर्रम और हैरात अंग्रेज़ों को मिल गया था अफगानिस्तान से, लेकिन वो अफगानिस्तान को हरा नहीं पाए थे। बस उन्होंने एक डर के कारण इसको दे दिया था, लेकिन अफगानिस्तान अभी भी अफगानियों का था। और प्रथम आंग्ल अफगानी युद्ध का तो एक छोटा बिल्कुल 1 मिनट का किस्सा बताता हूँ। इसमें 1 लाख की सेना गई थी अफगानिस्तान को जीतने, और अफगानियों ने इनको इतनी बुरी तरह मारा था, सिर्फ 3 अंग्रेज वापस बच के आए थे। समझ रहे हो, जिनमें एक डॉक्टर था और 2 दूसरे लोग थे। जो दूसरे अंग्रेज आए थे वो पूरी तरह पागल हो गए थे। बस डॉक्टर ने बताया था कि कितनी बुरी तरह से उनकी सेना को मारा गया। ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में हुआ था। फिर तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध में क्या होता है कि इस समय पे है ना, अफगानी जो है वो छुप छुप के गुरिल्ला वॉरफेयर से अंग्रेजों पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। और अंग्रेज घबरा जाते हैं, उनको हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो मारते हैं पहाड़ों में छुप जाते हैं, मारते हैं पहाड़ों में छुप जाते हैं। यही आज वाली सिचुएशन थी जो आज मतलब अफगानिस्तान की है। बुरा हाल था वहाँ पे। अंग्रेज इसी चीज़ से तंग आ जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे ना टैक्स मिल रहा था ना कुछ और मिल रहा था। आपको पता है अंग्रेज वहीं, ब्रिटिश साम्राज्य वहीं जाता था जहाँ पे उसको अर्थव्यवस्था फायदा होता था। अगर उनको नुकसान होता था तो वो बैकफुट पर आ जाते थे। तो फाइनली उन्होंने तंग होकर तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध को, इसको आंग्ल अफगान युद्ध भी बोला जाता है और ट्रीटी भी बोला जाता है। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों और अफगानियों के बीच में 1919 में समझौता हो जाता है, और ये इसे युद्ध को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। ये भी पूछेंगे इस समय पे वॉइसराय कौन था, वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। आपको पता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी आया था 1919 में। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे कौन था वॉइसराय, तो वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था 1919 में। और टाइम पीरियड याद रखना है, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध का 1919 है। और इसमें फाइनली डूरंड रेखा को निश्चित किया गया, ब्रिटिश भारत यानी कि आज के भारत की और जो उस समय का अफगानिस्तान था, दोनों की डूरंड रेखा को सीमा निश्चित किया गया भारत और अफगानिस्तान की। यानी ये भी पूछ लें फाइनली कब। वैसे तो 1892 में भी ये सीमा निश्चित की गई थी, पर अफगानियों ने इसे माना नहीं। लेकिन 1919 के समझौते से डूरंड रेखा को फाइनली सीमा मान लिया गया भारत और अफगानिस्तान दोनों के बीच में। एक और क्वेश्चन हो जाता है आपका कंप्लीट, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो वो है डूरंड रेखा। तो ये है हमारा आज का पूरा हिस्ट्री का लेक्चर। और मैं बता दूं, मैंने आपके फ़ायदे के लिए एक और काम शुरू कर दिया है। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए थी, जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, अब मेरे मेरे चैली सॉरी यार, कभी कभी उलझ जाता हूँ, उसके लिए सॉरी। मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो में। अब हर वीडियो में वो लिंक डालूंगा, और उस पर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाया करेगी। आप पीडीएफ से ये नोट्स निकाल सकते हो और इनके अपने प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और मैंने अपना बेस्ट कंटेंट, बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट फैक्ट डाला है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।